अपनी लिखी हुई तकदीर पे हंस लेते हैं, दिल के जज्बातों को जंजीर से कस लेते हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा है। अवसर मिलने पर सांप तो सांप है, इंसान भी डस लेते हैं, इंसान भी डस लेते हैं। राजस्थान प्रदेश में तमाम युवा और उनके अभिभावक आज वर्तमान में बहुत पीड़ा झेल रहे हैं। जिस प्रकार से ओएमआर घोटाला प्रदेश के सामने आया है, हमने ओएमआर घोटाला एपिसोड 1 में आपसे तमाम उन चीज़ों के बारे में चर्चा की। उसके बाद में सरकार और एसओजी की जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई को लेकर मैं पूरी प्रदेश के युवा और उनके अभिभावकों और जनता की तरफ से एसओजी को सैल्यूट करता हूं और दिल की गहराइयों से मैं एसओजी का धन्यवाद करते हुए अगला एपिसोड नंबर 2 बिना समय गवाए शेयर करता हूं। साथियों, आप लोगों ने एपिसोड 1 में कई सारी चीज़ें देखी। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सारी चीजें समझाने की, चूंकि अपने पास समय है। इस समय महत्वपूर्ण चीजें यह है कि आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि क्या अधिकारी घोटाला करता है या अधिकारी के नीचे वाला कर्मचारी घोटाला करता है। कि उस कर्मचारी में उसकी इतनी औकात है, कि उस कर्मचारी में इतनी हिम्मत है कि कोई भी बाहर से आया और घोटाला करके चला गया। क्या इतना सिस्टम वीक है? क्या सरकारें इतनी कमजोर है कि कोई भी आया घोटाला करके चला गया, बाद में रोने वाले रो रहे हैं और कोई हमारे जैसे पीछे पड़े रहे तो उनके सामने इक्की दुक्की चीजें सामने आ गई। कोई पत्रकार साथी पीछे पड़े हुए, इक्का दुक्की चीजें सामने आ गई। इतना कमजोर सिस्टम नहीं है। हमने अपने हाथों से बोर्ड देके जिन लोगों को ताकतवर बनाया है, वो जीतने के बाद में उनकी ताकत कहाँ चली जाती है। सारे सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। पिछले एपिसोड में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जो 15 अगस्त, पिछले एपिसोड में उम्मीद करूंगा आप लोगों ने, तमाम साथियों ने वो एपिसोड देखा होगा कि भैया 15 अगस्त 2019 की जो घटना थी, उसके आधार पर हमें ये पता पड़ा कि राघव लिमिटेड कंपनी थी। उस कंपनी का जिक्र एसओजी ने कर दिया, हम धन्यवाद दे रहे हैं। विनोद कुमार गौड़ का हमने जिक्र किया कि ये प्रोग्रामर था कंपनी का, और ये सादान खान जो था, ये साथियों डाटा एंट्री ऑपरेटर था। इन दोनों को भी एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। हम एसओजी पर सवाल खड़े नहीं कर रहे, हमें गर्व है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हम पूरी दिल से उम्मीद करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं वो सारी चीज़ें सामने आएगी। लेकिन ये दंश अब हमारे ऊपर से चला गया साहब। अब हमें जो है, हम 3-4 साल से तो मेहनत ही कर रहे हैं, 2 साल से तो हम इस मुद्दे पे पीछे पड़े हुए हैं। अब हमें न्याय चाहिए। यहाँ पर यूपी में लखनऊ जो पुलिस थी, लखनऊ पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये विनोद कुमार गौड़ पहले गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार होने के बाद में ये सद्दान खान भी गिरफ्तार हो चुका है और ये रंगे हाथों पकड़े गए थे। कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं थी कि किसी को कोई प्रूफ देने की आवश्यकता थी। ये दोनों पकड़े गए थे। साथ में ये 3 लोग और थे, क्योंकि विनोद कुमार गौड़ ने क्या क्या कांड किया है यूपी में रहकर। जैसे ही टेंडर मिला ना, यूपी में से उसने कोशिश की राजस्थान में छेद मारने की, अटैक करने की। वहां से उसने क्या क्या कांड किया है वो इस पंकज से ज्यादा कोई नहीं जानता। हमारी मांग है, सरकार से निवेदन है, एसओजी से निवेदन है कि इस पंकज को उस समय भी पकड़ा गया था, आज भी इनको गिरफ्तार करो। पंकज गिरफ्तार होना चाहिए, कमल होना चाहिए, अजीत होना चाहिए। 3 जने तो ये अभी बाकी है, जो एपिसोड 1 की गिरफ्तार होना बाकी है। बताएंगे चीजें। इसके अलावा उस दिन इनके मोबाइल से 3 चीजें और मिली थी कि इस कमल को राजस्थान से बंदे किसने दिए। भैया रमेश मीणा, भैया धर्मेंद्र मीणा, और एक चीटिंग मिली थी भैया अनिल चौधरी। इन तीनों को भी पूछो कि ये तीनों कौन है, क्योंकि ये पूर्वी राजस्थान से है और ये जयपुर से है। तो इनका भी कहीं ना कहीं साथियों मैं बहुत डिटेल से आप लोगों से चर्चा करूंगा। अभी इतना ध्यान रखना, 3 लोग तो ये हैं और 3 लोग ये हैं। अभी तो ये 6 लोग बाकी हैं। आगे बढ़ेंगे, क्या चीजें छूट रही है, क्योंकि जो चीजें सामने आ गई ना, उसी के आधार पर मैं आप लोगों तक पूरी बातें पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आपके साथ जानबूझकर किया गया है, आपके साथ करवाया गया है, और साथियों करने वालों को क्या बचाया जाएगा या बचा दिया जाएगा, सारी बातें आपको पता पड़ेगी। लेकिन एपिसोड 2 में मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार इस बात को भी समझे कि ये 2018 की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि ये चीजें सामने आ गई, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड में समकक्ष समतुल्य क्या चल रहा था। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि हम बात करेंगे कि घोटाले होने से पहले सबसे पहले उसकी रणनीति बनाई जाती है या रणनीति बनवाई जाती है। दोनों बातों में मैं आपको ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं चाहूंगा
कि आप लोग इस बात को समझे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में उसका इतिहास क्या है, उस समय क्या चल रहा था, किस प्रकार से इन्होंने इतने आसानी से घोटाला करके इतने आसानी से प्रदेश के लाखों युवाओं के सपनों के साथ खेलकर लोग चले गए। सरकार चेंज हो गई, नेता लोग बदल गए, मंत्री बदल गए, बनाने वाले बदल गए, बनने वाले, घोटाला करने वाले आज कोटियों में मजे कर रहे हैं। लेकिन वो गरीब युवा आज जो पॉइंटों से रह गया, जो लगातार असफल होता जा रहा है, उसने अपनी पूरी युवा तरुणाई को भर्तियों में खो दिया। उसकी पीड़ा आज प्रदेश को समझनी होगी। आज हम सबको इस बात को समझना होगा। आप देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड में 4 तो होते हैं मेंबर 4 होते हैं मेंबर, और साथियों 1 होता है आपका अध्यक्ष। मैं बात कर रहा हूं, इतिहास हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो समझाने की कोशिश करूंगा उसके लिए बेहद जरूरी है कि आपको डिटेल से समझ में आए। इनके जो पहले अध्यक्ष थे वो R.K. मीणा जी थे। ये 10/10/24 को बने और 17/3/2017 को इनका कार्यकाल पूरा हो गया। ये 29 महीने के लिए बोर्ड में रहे। अब उस समय तो मुझे भी नहीं पता साथियों कि 14, 15, 16, 17 में क्या था, हम भी नहीं समझते थे। हम भी कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे थे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका 29 महीने तक कार्यकाल रहा। ये 17 को हटे ना तो 17 को ही नया बन गया। काम की बात सुनिएगा कि जो भी सरकार थी उसने 17 को, जैसे ही इनका कार्यकाल पूरा हुआ, 17 तारीख को ही नया बन गया। और नए बने नंद नरूका जी। ये 11 महीने तक रहे। ये 23/2/2018 को चले गए। क्या रीजन था कि इनको 11 महीने में जाना पड़ा, क्यों इनको भेजा गया? ये भी हमारा काम का नहीं है। उसका रीजन ये क्योंकि 18 से पहले हमारे पास कुछ नहीं है। 18 से पहले क्या हुआ होगा ये आप लोग अच्छे से जान सकते हो। ये आज के युग में हो रहा है, इससे पहले क्या था भगवान जाने, श्री राम जी जाने कि क्या रहा होगा। काम की बात इतनी है, 17 को ये थे, 17 को ये बन गए और 23 फरवरी को 2018 को ये चले गए। क्योंकि 2 चीजें आपके सामने आ रही है कि भैया हमें एक चीज बता दो आप कि ये जो घोटाला है ये 2018 भर्ती का आ रहा है कि ये भी 18 की भर्ती थी, ये भी 18 की भर्ती थी और ये भी 18 की भर्ती थी। इनकी एग्जाम 19 में हुई, इसलिए हम 18 के बाद की बात करेंगे। इसलिए मैं आपको वापस बोर्ड के इतिहास में लेके जा रहा हूं। 23 तारीख को 2nd नंबर के अध्यक्ष साहब का कार्यकाल पूरा होता है या फिर वो इस पद से चले जाते हैं और 24 फरवरी को BL जाटावत जी की कर्मचारी चयन बोर्ड में एंट्री होती है। इनका संबंध पूर्वी राजस्थान से है। और आपको मैं बता रहा था अभी कि कमल जो वो यूपी में पकड़ा गया था, उसको जो 18 बंदे दिए थे ना, वो पूर्वी राजस्थान से थे। रमेश मीणा, धर्मेंद्र मीणा। मैं इन पर आरोप नहीं लगा रहा, मैं सवाल खड़ा करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि प्रदेश के युवा इस एपिसोड को देखने के बाद में आप लोगों के दिमाग में भी कई सारे सवाल आएंगे। क्या हम लोग वोट देने के लिए बने हुए हैं? हमारे जहन के सवालों का जवाब कौन देगा? आप भी रोटी खाते हो साहब, समझ में आपके भी आएगा। वो दोनों लोग आज गिरफ्तार नहीं हुए, उस समय भी नहीं हुए थे जब यूपी पुलिस ने पकड़ा, और आज भी नहीं हुए। आगे SOG कार्रवाई कर रही है, हम उम्मीद करेंगे वो दोनों गिरफ्तार होंगे। जब गिरफ्तार होंगे तो चीजें यहां तक आएगी। ये बने पूर्वी राजस्थान में मिठाइयां बटी दबा के शानदार इनका स्वागत हुआ। प्रदेश के युवाओं को उम्मीद थी अच्छा काम होगा। आप लोग इनकी किस्मत इतनी बढ़िया थी कि 18 में ये बने और 18 में सरकार चेंज हो गई। और जो मई का महीना था, वो मई का महीना इनके लिए इतना सुखद था, भगवान जाने क्या हुआ। अकेले अध्यक्ष साहब ही थे। ये जो 4 मेंबर थे ना, ये 4 सदस्य जो थे, इन चारों सदस्यों का पद क्या था? रिक्त। आप सोचो, आपने वोट दिया, सरकार बन गई, सरकार के पास इतना समय नहीं था, या फिर हो सकता है जानबूझ के नहीं लगाए गए हो कि कर्मचारियों का काम अलग होता है, अध्यक्ष का काम अलग होता है। जब पावर अलग अलग के पास होती है ना, तो घोटाला करने में ज्यादा दिक्कत आती है। और जब अकेला ही बादशाह होता है ना, तो जो चीज हमने बोल दी साहब बोल दी, हो गया काम। यहां चारों पद रिक्त हो गए थे मई के महीने में। तो इन चारों सदस्यों की पावर किसके पास रहेगी? आप देखिए, अध्यक्ष साहब जो है वो सरकार को लेटर लिखते हैं कि साहब जो मेंबर की पावर है ना, वो मेंबर की पावर भी मुझे ही दी जाए। क्यों भाई? उस समय सरकार क्या मेंबर नहीं लगा सकती थी? नहीं लगाई सरकार ने। सरकार ने कहा कि आपको क्या चाहिए? सदस्य की पावर। नहीं लगाएंगे सदस्य। चारों सदस्य के पद रिक्त। क्या हुआ? बोर्ड में कोई नहीं है।
केवल एकमात्र अध्यक्ष साहब का राज आ गया मई के महीने के बाद में। ये मई 2018 की बातें कर रहा हूं मैं आप लोगों से। पूरा काम देखो कि मई में साहब के पास पूरी ताकत आ गई कि कोई नहीं गए, अब कोई नहीं गए, सरकार चेंज हो जाती है, सारा काम साहब के पास है, अकेले साहब ही हैं, कोई मेंबर नहीं है, साहब के पास सारी ताकत है। 24/2/18 को साहब बन जाते हैं। इधर बीजेपी की सरकार में ये बने थे, कांग्रेस की सरकार आ जाती है और उधर वो 3 भर्तियों का गेम शुरू हो जाता है। दिसंबर में सरकार चेंज होती है और दिसंबर में सरकार चेंज होते ही आपके पास ये तीनों भर्तियों की एग्जाम होती है कि ये हुई 16 जनवरी को। सोचना कि भैया एग्जाम डेट कैसे डिसाइड होती है। सरकार दिसंबर में बनी थी, नई सरकार थी, सरकार को क्या पता। इधर वो राघव लिमिटेड कंपनी के जो लोग हैं ना, सद्दान खान जयपुर आ गया, विनोद कुमार गुप्ता भी गौड़ भी जयपुर आ गया, दोनों आदमी जयपुर आ गए। यूपी से उन्होंने 18 अभ्यर्थियों का जुगाड़ किया था रमेश मीणा धर्मेंद्र के मीणा के थ्रू। यहां वो जयपुर आए, जयपुर में कर्मचारी चयन बोर्ड का गार्ड अनिल चौधरी उनके संपर्क में आ गया। यहां तक की कहानी हमें पता है। जयपुर आने के बाद में 16 जनवरी को स्टार्टिंग में एग्जाम करवाई इनके द्वारा महिला सुपरवाइजर की। 1 महीने बाद में एग्जाम हुई 3/2 को लेब असिस्टेंट। ये 1 महीने का समय क्यों दिया गया? अजय बंदे तो चाहिए, आप कितना भी घोटाला करना चाहते हो आपके पास बंदे तो आए। भले आप ओएमआर भर दो, भले आप डायरेक्ट नंबर बढ़ा दो, और इससे भी पार नहीं पड़े, क्योंकि ओएमआर वाले इतने बंदे मिले कि नहीं मिले, नंबर बढ़ाने वाले इतने बंदे मिले कि नहीं मिले। आपका टारगेट तो ये था कि जितने कमा सकते उतने कमाओ, तो फिर आपको समय देना पड़ेगा। 1 महीने का समय दिया और फिर ये फरवरी में एग्जाम हुई और ये मार्च में एग्जाम हुई, यानी कि लगभग 1 महीने का समय दिया ताकि आराम से काम को सलटाया जा सके। ये तीनों भर्तियों में जितना फर्जीवाड़ा हुआ है आप सोच नहीं सकते। प्री प्लानिंग के द्वारा इस समय कोई नहीं था, साहब अकेले थे। दोनों वो लोग आ गए, दोनों लोग ये आ गए। एक बात और सुनना, कल आप लोगों ने एसओजी की कार्रवाई में 2 चीजें देखी कि भैया ये संजय माथुर और ये प्रवीण गंगवाल दोनों पकड़े गए। संजय माथुर का जो नंबर आया ना, वो पकड़ा इसलिए गया कि ये पूनम जो माथुर थी उसने ये नाम लिया कि मुझे तो हमारे रिश्तेदार संजय माथुर ने लगाया है। उस समय ये क्या थे, आप यूं समझिएगा कि ये लोग तो थे प्रभारी, ये लोग थे प्रभारी। और ये आपका विनोद कुमार जो गौड़ और ये जो साधान खान था, ये दोनों किधर थे? ये कंपनी के अध्यक्ष मान लो आप एक तरीके से, ये कंपनी की तरफ से थे और ये प्रभारी थे। ये ओएमआर अगर भरनी होगी ना, तो ओएमआर भरने की ताकत इनके पास है। इनकी जो बोर्ड की तरफ से मॉनिटरिंग करेगा ना, वो ये दोनों करेंगे। और ये जो नंबर बढ़ाने वाली बात है ना कि किसी के भी कितने भी अंक बढ़ा दो, ये इनका काम है। ये अंक बढ़ाने का इन्होंने अपने स्तर पर भी किया। दोनों के आपस में चर्चा हुई कि आप भी खाओ हम भी खाएंगे, क्योंकि बोर्ड में था ही कौन जी, सदस्य थे नहीं। दोनों ने काम किया, काम करके मन मर्जी से तीनों भर्तियों में दबा के घोटाला किया। बंदे कौन ला रहा है कौन नहीं ला रहा, ये पूरी फील्डिंग सेट की गई थी। कैसे, इस पूरे वीडियो में आप लोगों के समझ में आएगा। एक बात और आप सुनो भैया, मैं ये कह रहा हूं कि बीएल जाटावत जी को 24/2 को बनाया गया और ये 16 जनवरी 2021 को हटे। 16 जनवरी को हटे, यानी कि इन्होंने 2019 की 3 भर्तियों का तो आपके सामने आ चुका है घोटाला। साहब उस समय अध्यक्ष थे, कुछ तो जवाबदेही बनती होगी, कुछ तो शर्म होगी कि साहब आपके कार्यकाल में हुआ, आपने क्या किया। साहब ने 2019 में कुछ कार्रवाई नहीं की। 2019 में जब 15 अगस्त 2019 को ये 3 भर्तियों का मामला इधर बोर्ड में पहुंचा, तो साहब ने कमेटी बनाई। साहब ने कमेटी बनाकर ही कहा उन दोनों आदमियों को इसमें रख दिया और दोनों आदमियों ने सबको फ्री एंड कर दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ। इनके लेटर था कि साहब आपके ऐसे मिला, और जिनका चेट मिली ना, जिनके चेट मिली उनको इन लोगों ने फ्री कर दिया। कैसे, मैं अलग से एपिसोड में बात करूंगा क्योंकि लंबा मामला हो जाएगा। मैं इस एपिसोड के माध्यम से केवल मैं आपको कर्मचारी चयन बोर्ड की फील्डिंग बता रहा हूं कि किस प्रकार से इन लोगों ने पूरी फील्डिंग सेट की। 19 में मामला इनके सामने आया तो ये 2020 तक क्या किया, इन्होंने पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। ना कोई एफआईआर दर्ज हुई, जबकि जब यूपी में कांड हो गया ना,
तो उसी एफआईआर की दर्ज पर राजस्थान में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। अरे ये दोनों तो उसी समय गिरफ्तार हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए। ना कोई जांच हुई, ना कोई उन लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन इनको ये डर था कि वो 18 अभ्यर्थियों का क्या। तो एक बात और आप लोग नोट करना, क्या भैया, कि यहां पर 3 लोग तो ये, 3 लोग ये, प्लस 18 वो अभ्यर्थी जिनकी वहां पर ओएमआर मिली थी। 18 और 6 कितने हो गए? 24 लोग तो ये गिरफ्तार होने चाहिए। इनमें तो कोई शंका ही नहीं है, क्योंकि ये तो रंगे हाथों पकड़े गए थे कि इनका तो पूरा मामला साफ साफ है, इनको तो आप जब चाहो तब उठा सकते हो। मैं बात उन समय अध्यक्ष साहब की कंटिन्यू करूंगा। ये 20 तक आपको गणित समझ में आ गई। इन्होंने इस मामले को रफा दफा कर दिया, और जो एग्जाम डेट आ रही थी उस एग्जाम डेट में सारे पेपर लीक थे, टोटल पेपर। मैं ये भी बताऊंगा कि भैया कौन कौन से पेपर की हम बात कर सकते हैं। 2019 सारे पेपर लीक थे, पेपर भी लीक था, ओएमआर भी भरवाई गई और नंबर भी बढ़ाए गए। 2020 में जो भी एग्जाम हुई, तीनों काम हुए। 2021 में समस्या ये हुई कि 2020 का एंड आते आते ये चीजें ओवर हो चुकी थी कि बोर्ड में चल क्या रहा है, कि ओपनली काम हो चुका था। उस समय के जो लोग एक्टिव थे उनको सारी चीजें कहीं ना कहीं इधर उधर से मामला चलने लग गया था कि ऐसा मामला हो रहा है। जब ये सारी बातें सरकार तक पहुंची तो सरकार ने कहा कि आप क्या कर रहे हो, चूंकि लाइब्रेरियन का पेपर हुआ, पेपर आउट। आपने जेएन का पेपर करवाया, जेएन का पेपर आउट। ये तो पेपर आउट की खबर आते ही या मूड खराब हो जाता है कि सब ये पेपर लीक की, पेपर लीक करो, लेकिन इसकी खबर नहीं आनी चाहिए। खबर आने के बाद में चीजें ओवर हो जाती है। यहां आते आते सरकार के दिमाग में आया कि जब बीएल जाटव जी से एक भी पेपर सही नहीं हो रहा, या हो सकता है सरकार के आया कि इनके दिमाग में आया, लेकिन 16 तारीख को, 16 जनवरी को, और इसी जनवरी महीने में जनवरी 2021 में पटवार की एग्जाम होनी थी। कितनी पारी में? 6 पारी में। 6 पारी में पटवार की एग्जाम होनी थी। उस पटवार की एग्जाम को स्थगित कर दिया, कोई कारण नहीं, मनमर्जी थी साहब कि हम पटवारी की एग्जाम अब नहीं करवा रहे। और साहब ने 16 जनवरी को अचानक से इस्तीफा दिया। उस समय जो हमारे मीडिया के जो बंधु थे उन्होंने सबने सवाल खड़े किए कि ऐसा क्या हुआ कि ये जो इस्तीफा था वो अचानक हुआ। और आप देखिए, इधर इस्तीफा देना हुआ और इधर इस्तीफा स्वीकार करना हुआ। लोगों ने तो खूब बातें की कि ऐसा लग रहा है साहब जैसे मानो प्री प्लान से काम हुआ हो कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और उधर इस्तीफा स्वीकार हो गया। ये तीसरे नंबर के अध्यक्ष थे। आपने एक बात नोटिस की, पहला अध्यक्ष हटाना, दूसरा उसी दिन बन गया, तीसरा एक दिन बाद में बना। अब इस समय समस्या यह है कि अध्यक्ष साहब ने तो यहां पर इस्तीफा दे दिया। 16 जनवरी से लेकर अगले अध्यक्ष 4 नंबर के अध्यक्ष हरिप्रसाद जी आए थे। इनका जो कार्यकाल था 35 महीने का कार्यकाल रहा था सर्वाधिक। इस दौरान 16 जनवरी के बाद में 16 से 29 जनवरी तक आपका जो आरएसएस भी है ना, इस आरएसएस में ना तो कोई अध्यक्ष था, ना आपके कोई सदस्य था। आप सोचो, दुकान होती है ना, दुकान थी, किराए की बिल्डिंग में दुकान चलाई जा रही थी, अकेले अध्यक्ष साहब के द्वारा पूरी बैटिंग की गई। पूरी बैटिंग के दौरान यहां पर जैसे अध्यक्ष साहब ने दिया ना, सारा काम बंद हो गया। अब आप कहोगे कि भैया दूसरा अध्यक्ष तो सेम डे बन गया, तीसरा अध्यक्ष में एक दिन की देरी हुई, यहां पर समय लगा। यहां पर लगभग 29 जनवरी को नए अध्यक्ष साहब बने, और नए अध्यक्ष साहब बने ना, उनके साथ 2 मेंबर और आए। नए अध्यक्ष साहब के बनते ही, मैं कहानी अभी ये स्टार्ट नहीं करूंगा कि यहां पर नए अध्यक्ष जी की क्या कहानी थी, ये अपन थोड़ी देर बाद में यानी कि नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। अभी मैं आपको ऑथेंटिक चीजें दिखा रहा हूं कि 29 जनवरी को नए अध्यक्ष साहब बने थे, यानी कि 16 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच में कर्मचारी चयन बोर्ड में कोई नहीं था। क्या इससे पहले ये फील्डिंग सेट कर गए? ऐसी कोई भर्ती नहीं थी जिसका पेपर लीक नहीं हुआ हो, चाहे वो आपका प्रिंटिंग प्रेस से हुआ हो, चाहे जानबूझ के हुआ हो। ये सारी चीजें पूछताछ में निकल कर आएगी कि साहब आपने कर्मचारी चयन बोर्ड किसके भरोसे छोड़ दिया, यहां पर कोई था ही नहीं। और इस दौरान आप कुछ भर्तियां मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को पता पड़ेगा कि साहब ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन क्या उस समय कंडीशन थी। क्योंकि मैं अटैक कर रहा हूं, साहब पर अटैक नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं साहब से पूछताछ होनी चाहिए कि आपको पता था, क्योंकि अकेले साहब ही थे, मेंबर कोई था नहीं। आपको जवाब देना पड़ेगा इन युवाओं को
क्योंकि ये युवा खून के आंसू अब रो रहे हैं। लाइब्रेरियन भर्ती हुई 700 पदों पर, लैब टेक्नीशियन भर्ती हुई 1110 पदों पर, सहायक रेडियोग्राफर भर्ती हुई 1058 पदों पर। इनका प्री रिजल्ट भी आ गया था, यानी कि उस समय ओएमआर पेपरली सारा काम कर कुरा के डीवी भी हो गया था। इनका केवल फाइनल रिजल्ट बाकी था, इनका फाइनल रिजल्ट बाकी था। साहब चल दिए, क्योंकि कोई भी आए फाइनल रिजल्ट तो निकलेगा, तैयार तो सारा काम था ही। यहां पर इनका केवल डीवी बाकी था, इनका भी प्री रिजल्ट आ गया था, यानी कि ये भी लपेटे में भर्ती आई है, ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई है। और जो आपका ये कनिष्ठ अभियंता अन्वेषण भर्ती और जो एनटीटी थी, इसका आपका प्री रिजल्ट बाकी था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, चोर तो वही थे, संजय माथुर तो उस दौरान वही था, और वो जो कंपनी वाले लोग थे वो तो वही थे। और 16 के बाद में 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 कौन था? कोई नहीं था। अनुमोदन ही तो नहीं कर सकते थे, काम करना तो फ्री था। और ये स्वर्ण काल था कर्मचारी चयन बोर्ड का, इसलिए ये तीनों भर्तियां भी शामिल थी। ये सारी तो लपेटे में आएगा। हम मांग करता हूं जी कि इनकी जांच करें। आपको पूरी बातें आप 1 to 1 सुनोगे ना, आप समझ पाओगे, जिससे फिल्म में नहीं होता कि आज ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ये वो दौर चल रहा था। साहब ने पटवारी भर्ती अचानक स्थगित कर दी, क्योंकि साहब को ऑर्डर मिला कि साहब आपको यहां से इस्तीफा देना है। साहब ने इस्तीफा देना था, तो साहब सोचे जनवरी में 6 पारी में एग्जाम है, तो एग्जाम करवाने से क्या मतलब है जब हम इसका रिजल्ट ही नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए उस दौरान ये इनकी एग्जाम डेट बाकी थी, किसकी? पटवारी की, जेएन सिविल डिग्रीधारी की, वनपाल की, वन रक्षक की, अनुदेशक भर्ती की, जो कौशल नियोजन विभाग की थी, जिसको हरिप्रसाद जी ने आके करवाया था। मैं हरिप्रसाद जी के कार्यकाल की बात करूंगा ना, उस समय उनको कम से कम 2 मेंबर तो मिले। अब 2 मेंबर में से भी समस्या है कि वही फिर पूर्वी राजस्थान की गणित चल रही है कि मेंबर साहब भी पूरी राजस्थान से ही आ गए, क्योंकि पूरी राजस्थान की पहले जांच हुई नहीं थी। तो फिर क्या हरिप्रसाद जी के समय जांच की उम्मीद रखें? नहीं, फिर जांच नहीं हुई। वो कार्यकाल भी हम बात करेंगे, उसमें भी सारा कुछ जो है इन्होंने दबा दिया। ये 2 भर्तियां तो आप ध्यान रखना, ये सारी भर्तियां लपेटे में थी। समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये सारी भर्तियां लपेटे में थी, और इस कार्यकाल की मैं आप लोगों से बात कर चुका हूं कि सबसे ज्यादा जो फर्जीवाड़े की जो शुरुआत हुई थी वो इस कार्यकाल में हुई थी। मैं कहता हूं साहब कि जब यूपी में एफआईआर दर्ज हुई, वो सारा प्रकरण बीएल जाटव जी के पास आया। आप कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रमुख थे, आपको जवाब देना चाहिए था। आज भी आप जवाब दे सकते हो मीडिया में आके, आप बहुत ही प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारी रहे हो, आपका संबंध पूर्वी राजस्थान से है, लेकिन आपको जवाब देना चाहिए था कि आपने रमेश मीणा, धर्मेंद्र मीणा और उन 18 अभ्यर्थियों पर एफआईआर क्यों नहीं की। आपने कमेटी में उन 2 आदमियों को ले तो लिया, लेकिन उन 2 आदमियों के बारे में आपको सब कुछ पता था, तो कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने एक एफआईआर दर्ज करवाना उचित क्यों नहीं समझा? आपने उस पूरे प्रकरण को तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी उसको क्यों नहीं बताया? अगर बताया तो सरकार ने आपको क्या कहा? आपके जो होमगार्ड अनिल चौधरी पर जो आरोप लग रहे थे, उन आरोपों को आपने क्यों नहीं जो पब्लिक के सामने रखे? साहब एक कंप्लेन ही कर देते, अरे नोट एफआईआर, कंप्लेन तो कर देते, ताकि आज हमें बताते समय गर्व होता। आपने उस पूरी कहानी को फेक साबित कर दिया। इसलिए 2 साल की लड़ाई हमने लड़ी। इस लड़ाई में समय समय पर जहां हमें आवश्यकता थी, सतवे धड़क के पत्रकार कुणाल भटनागर जी ने हमारा साथ दिया। जहां जवाबदेही करनी थी वहां सवाल किए, जहां जो है आपकी एफआईआर पे सवाल खड़े करने थे वहां से बारीकी से सवाल खड़े किए, और इन प्रदेश के युवाओं का भरपूर साथ दिया। आज हम न्याय के करीब हैं कि विनोद कुमार गौर और सद्दान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये लोग तो सब यूपी पुलिस ने भी काम किया था। ये तो इन दोनों को तो यूपी पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जो यूपी पुलिस ने जो चार्जशीट पेश किया है, उस चार्जशीट के लिए हम कम से कम 1 साल से प्रयास कर रहे हैं। कई युवा एपिसोड 1 पर सवाल खड़े कर रहे थे कि हनुमान किसान ने पहले क्यों नहीं डाला। मैं ये 8 नवंबर में डाल था। 8 नवंबर में मेडिकल समस्याएं थी, लेकिन कोशिश ये थी, हर दिन ये उम्मीद थी कि वो यूपी गोमती नगर वाली जो है वो चार्जशीट हमें मिलेगी। पता तो रहे कि कमल को कैसे छोड़ दिया, पता तो रहे कि अजीत को कैसे छोड़ दिया, पंकज के बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्योंकि ये विनोद कुमार गौड़ और सद्दान खान, इन पर तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा या चल गया
होगा, या क्योंकि 18-19 की बात है। क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ? वो चैटिंग जो व्हाट्सएप के आपने प्रिंट आउट निकाले थे, क्या हुआ उनका? और वो जो 18 अभ्यर्थी जिनकी पूरी डिटेल थी, उनका क्या हुआ? उनका केवल इन्होंने कहा कि ये आगे जाके परेशान करेंगे, उनको केवल डिबार कर दिया। आज ये पूरी कहानी पे आप, मैं उम्मीद करूंगा ये समझ पाओगे कि बिना कर्मचारी चयन बोर्ड के जो है मुखिया जी, बिना कर्मचारी चयन बोर्ड के मेंबर, बिना किसी को पता हुए क्या घोटाला हो सकता है। तो साथियों, मैं मेरे तजुर्बे से कह रहा हूं और इस एपिसोड के माध्यम से मैं केवल एक कार्यकाल मैंने आप लोगों को शेयर किया है कि इस कार्यकाल के दौरान कैसे फील्डिंग सेट की गई। साहब ने लेटर भी लिखा था। साहब ने ये लेटर ये नहीं लिखा कि आप हमें मेंबर दे दो, साहब ने लेटर लिखा कि जो मेंबर की जो ताकत है वो हमें दे दो। सरकार ने दे भी दिया, मेंबर नहीं मिले सरकार को। आप लोग वोटिंग करते हो, वोट देते हो, सरकार को कोई फर्क नहीं है। बीजेपी कांग्रेस की बात है ही नहीं जी कि कांग्रेस गलत है बीजेपी गलत है। बात यह है कि आपने वो सारी हदें पार कर दी कि आप प्रदेश का युवा कैसे भरोसा करे। क्योंकि 18 से 21 के बीच में तो मैं खुद कह रहा हूं, चाहे मुझे गिरफ्तार कर ले प्रशासन, एसओजी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि युवा आपका एहसानमंद रहेगा। जीवन एक बार मिलता है, सबको मरना है। आपको कलम दिया ना, इस कलम का आप उपयोग करिएगा। और 18 + 6 24 जने को तो उनको गिरफ्तार करो। पंकज पूरी कहानी बताएगा, अजी रमेश मीणा, धर्मेंद्र मीणा पूरी कहानी बताएंगे। मैं भी पूरी राजस्थान की बात कर रहा हूं, घूम फिर कर मैं शेखावाटी से होता हुआ इधर भी आऊंगा कि कैसे इनको आदमी मिले। अब आप एक बात ध्यान रखना कि सावधान जयपुर आ गया, विनोद कुमार गौर जयपुर आ गया, किसी होटल में रुके हुए हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड से उनको कोई लेने जा रहा है, छोड़ने जा रहा है, और ये दोनों जयपुर रुके हुए हैं। और ये 2019 जनवरी में एग्जाम करवाई, पूरा 1 महीना फील्डिंग सेट की। फरवरी में एग्जाम हुई, पूरे 1 महीना फील्डिंग सेट की। मार्च में एग्जाम हुई, पूरे 1 महीना फील्डिंग सेट की। अप्रैल तक इन्होंने छोड़ा और मई जून जुलाई अगस्त तक इन्होंने सारे पैसे वैसे इकट्ठे किए, रिजल्ट जारी कर दिया, हिसाब किया। उस हिसाब को यहां से लोग जब यूपी, फिर ये दोनों यूपी चले गए, इनको यूपी कोई पैसे देने गया था 21.50 लाख रुपए, जिसमें से 25 लाख रुपए मिले विनोद कुमार गौर के पास, 20 लाख रुपए मिले सादान खान के पास, 5 लाख रुपए मिले पंकज के पास, और साथियों 6.5 लाख रुपए मिले अजीत के पास, और 5 लाख रुपए मिले कमल के पास। वो कहानी सामने आई है जो रंगे हाथों पकड़े गए थे। अब हम चाहता हूं साहब, एंट्री कर्मचारी चयन बोर्ड में हो और 18 से ही हो। मैं कहता हूं 18 लास्ट में चलो सरकार चेंज हो गई, इनकी अड़चन आ गई। 1 जनवरी 2019 से लेकर 16 जनवरी 2021 के बीच की तो सारा मामला गड़बड़ गया। इनकी तो सारी ओएमआर चेक होनी चाहिए, सारी ओएमआर चेक होनी चाहिए। अजी ओएमआर तो तब चेक करोगे ना जब इनकी जो मूल कॉपी है वो मिलेगी। क्या कह रहा हूं, मूल कॉपी को भी गायब कर दिया, ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है। तो कहा जाता है ये पूरा बोर्ड है, सब कैमरे तो लगे होंगे कि किसी ने इन ओएमआर को उठाकर कोई कान ले पाताल में चला गया या आसमान में चला गया, तो क्या आप लोगों में से किसी को पता ही नहीं पड़ा? पूरे बोर्ड में ऐसे तो कोई विद्यार्थी, कोई बहन मंगलसूत्र पहनकर चली जाए, हाथ में कलावा बांध के चला जाए, आदमी अंगूठी पहना हुआ है, एग्जाम में एंट्री नहीं होती। इस कलावा में क्या पेपर आउट करेगा वो? उस अंगूठी में क्या पेपर आउट करेगा वो बहन? उस मंगलसूत्र में क्या पेपर आउट करेगी वो बहनें? जो चूड़ियां पहन के चली जाती है, आप उन चूड़ियों को उतार देते हो। आप एक कलावा नहीं बांध कर जाने देते कि साहब घोटाला होता है। और यहां से कोई ओएमआर ही ले गया और पता ही नहीं है, और जवाबदेही किसी की तय नहीं है। मैं कह रहा हूं साहब, 16 जनवरी 2021 से लेकर जब माननीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी आए थे, उससे पहला यानी कि जो हरिप्रसाद जी का कार्यकाल था, उसके बारे में भी बात करूंगा कि उसमें किस प्रकार से मास्टर बना दिए। जैसे ए नाम का आदमी मास्टर में फेल गए, रिजल्ट में फेल गए, आप तो ऑफलाइन डीवी करवा रहे हो, जाके डीवी करवा रहे हो, और जो आप ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हो ना समतुल्य, वो आदमी ऑफलाइन प्रोसेस कर रहा है। डीवी करवा के डीवी में कागज रख दिया और टुकड़ों में रिजल्ट निकाला और उसके रोल नंबर चेप दिए और वो मास्टर बन गया। ये बात आप यकीन कर सकते हो, लेकिन ऐसा हुआ है। उस कार्यकाल की मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि अभी पिटाई की झांकी बाकी है। लेकिन ये ध्यान रख लीजिएगा कि भैया 1 जनवरी 2019 से लेकर 15 जनवरी
2021 के बीच में सारी भर्तियां उठा लीजिएगा आरएसएसबी की, सारी ओल बोल रहा हूं, ओल फर्जी है। कुछ आइडिया भी देने की कोशिश की है और इसी अनुरूप कर्मचारी चयन बोर्ड में उस समय हलचलें होती रही। कुछ नहीं था, किराए की दुकान थी, जो आया मर्जी से लूट कर चला गया। मैं एसओजी से निवेदन कर रहा हूं, इस पूरी कार्य प्रणाली को आप चेक करें, 1 to 1 चेक करें। और जो तत्कालीन, क्योंकि 18 की भर्ती का खुलासा हो गया, ये बातें 19 में भी पता थी, 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी, धीरे धीरे आप लोगों के सामने आई। बात यह है, एक्शन हुआ। अब इंपॉर्टेंट यह है कि तीनों भर्तियों के आपने कंपनी के 2 आदमी पकड़ लिए और कर्मचारी चयन बोर्ड के 2 प्रभारी पकड़ लिए। अब पूरे प्रदेश की इस एपिसोड के माध्यम से एक मांग होनी चाहिए आज की डेट में। वर्तमान का तो मैं कहता हूं कि थोड़ा बाद में आ जाना, लेकिन उस समय जो सामने है उसको तो पकड़ो। और उसको पकड़ने के लिए आपको चाहिए कि तत्कालीन जो अध्यक्ष साहब थे उनसे सवाल जवाब होने चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम सवाल कर रहे हैं। और हमारा सवाल यह है कि बीएल जटावत जी से सवाल होना चाहिए, उनकी जवाबदेही है। वो इस्तीफा, तुरंत इस्तीफा दिया, तुरंत इस्तीफा स्वीकार कर लिया, आपने बुलाया भेज दिया, नहीं चलेगा। आज प्रदेश का युवा कह रहा है उन 3 साल का प्रदेश के युवाओं के हिसाब दो। और ये भजन लाल जी सरकार की जवाबदेही है, ये बीजेपी सरकार की जवाबदेही बन गई है। आप कुछ महीनों बाद में वोट लेने जाओगे, आप ये करके दिखाओ। प्रमाण हम दे रहे हैं, हम प्रूफ लाओ। प्रूफ नहीं दे सकते, हम कार्य प्रणाली समझा सकते हैं कि क्या क्या किस हिसाब से हो रहा था। प्रमाण जिसके दिए 18 + 6 24 को उठा लीजिए, आधी से ज्यादा चीजें आपके सामने आ जाएगी। और इस दौरान की सारी जो आपका मन मर्जी हो, सारा रिजल्ट चेक कर लो। जिसका स्कोर बढ़ा है ना, वो तो साफ ही सामने आ जाएगा। और ओएमआर मिली ही नहीं, कौन ले गया, कौन है वो चोर? जवाबदेही तय होनी चाहिए। एक चीज और, अगला एपिसोड अगले कार्यकाल पे बात करूं या फिर ये अनिल चौधरी, रमेश मीणा, धर्मेंद्र मीणा पर बात करूं, उससे पहले आपके दिमाग में ओएमआर में आएगा कि भैया अब तो 5वां विकल्प आ गया। ये 5वां विकल्प जो है ना, वो 5/10/2023 को आया था। यानी कि इससे पहले पहले जो ओएमआर भरने, कोई कहे ना कि नहीं भरी जाती थी, यकीन नहीं करना, समय उस बात का जवाब देगा। ओएमआर भरने और इसका जो अंक बढ़ाने, इसका काम धड़ल्ले से हुआ है। कब? 5/10/2023 से पहले तो काम हुआ है धड़ल्ले से, बाद में अजीब बाद का अभी कोई ऐसा प्रमाण आ तो नहीं रहा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि धड़ल्ले से नहीं तो कम हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा, लेकिन धड़ल्ले से तो नहीं हुआ होगा। मैं इस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी के आने के बाद में जो मैं डी बोल रहा हूं ना, धड़ल्ले से काम, वो काम नहीं हुआ होगा। लेकिन इससे पहले खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले से काम हुआ, बेचे गए हैं सिस्टम, क्योंकि परिवर्तन नहीं हुआ था। आज आपको मैंने 2018 और 2021 के बीच में कर्मचारी चयन बोर्ड की कार्य प्रणाली पर थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया। इस एपिसोड के माध्यम से आपको सवाल करना है कि आपने कंपनी वाले को उठा लिया, बोर्ड वाले को उठा लिया। हम चाहता हूं, क्योंकि मेंबर तो कोई था नहीं, और मेंबर क्यों नहीं था इसका जवाब तो कांग्रेस सरकार दे, और तत्कालीन अध्यक्ष साहब इस बात का जवाब दे, आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई, आपने जांच क्यों नहीं करवाई, और जिनका नाम आया उनको भी आपने फेक घोषित कर दिया। और उनसे सवाल जवाब होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। पूरे सो जांच भी होना, आप दिल से मांग उठाओ कि सब 18 से 21 के बीच में अध्यक्ष साहब से सवाल जवाब करो। और आप ये चाहो ना कि डायरेक्ट कल की वैकेंसी पे सवाल खड़ा करो, एक भी नहीं पकड़ा जाएगा। आप लोगों को क्रम से आना पड़ेगा। लोग एक दूसरे का नाम लेंगे ना, तभी बड़ा मगरमच्छ पकड़ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। मैंने बोर्ड की कार्यप्रणाली आपके सामने रख दी। 2-3 दिन बाद में एपिसोड 3 भी मैं शेयर करूंगा कि वो रमेश मीणा, धर्मेंद्र मीणा और जो अनिल चौधरी की जो चैटिंग मिली थी, और ये दोनों लोग जो जयपुर आए ना, जयपुर आने में कितने लोगों से संपर्क इन लोगों ने किया होगा, ये अभी एसओजी की रडार में है। इन्वेस्टिगेशन में 2 चीजें और सवाल आप लोगों के दिमाग में आएंगे कि भैया विनोद कुमार जो गौड़ है ना, इस विनोद कुमार गौड़ और सद्दान खान, ये जब जयपुर में आ गए ना, तो यहाँ इन लोगों के कौन कौन संपर्क में आया, ये हमारी एसओजी इन्वेस्टिगेशन कर रहेगा, यहाँ से हमारे सामने आएगा। और जो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो प्रभारी पकड़े गए हैं ना, संजय माथुर और
संजय माथुर जी लगा देते हैं ना, क्योंकि इनकी जी हो रही है, वहाँ ये लाल हो रहे हैं, इनका इलाज हो रहा है। हमारे यीशु जी पर गर्व है जो इनको जो है इलाज कर रही है। और ये जो 2 अन्य पकड़े गए, ये लोग बताएंगे, ये लोग, इनको कहना पड़ेगा कि इन्होंने जो भी काम किया ना, क्या वो उस समय जो अध्यक्ष साहब थे उनको पता था? क्या आपके साथ जो अन्य कर्मचारी थे उन कर्मचारी को कहने पर भी आपने काम किया? क्योंकि ये आदमी अब बताएगा। ये पहली बार पकड़ा गया है और ये पहले भी इनकी धुलाई हो चुकी है यूपी में। ये जयपुर में आने के बाद में किन किन के संपर्क में आए ये बताएंगे, और जिन जिन के संपर्क में आए उन्होंने कौन कौन से बंदे दिए वो बाद में पकड़े जाएंगे। और ये काम केवल और केवल हमारी एसओजी का इन्वेस्टिगेशन का है। इसलिए मैं आज के एपिसोड में कहीं दूसरे पहलू पर नहीं जाकर मैं कर्मचारी चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली पर मैं आया हूं, ताकि आप लोगों को पता पड़े क्यों मेंबर लगाए जाते हैं, कौन सा मेंबर लगाया जाता है। इसलिए ये चीजें प्रदेश के युवा तय करने चाहिए कि अध्यक्ष कैसा हो, मेंबर कैसा हो, ना कि कोई राजनेता, ना कि कोई डिजायर देने वाला। जिस दिन आप समझ जाओगे ना कि मेंबर जो जिसकी नौकरी चल रही है वही आईएएस होना चाहिए, वही आरएस होना चाहिए, जैसे सेक्रेटरी होता है ना, सेक्रेटरी की जो पोस्ट होती है, ऐसे ही मेंबर बने, ऐसे ही अध्यक्ष बने। किसी भी जैसे शासन सचिव को है उसको आपने बना दिया, ऐसी पॉलिसी बने। ये राजनीतिक नियुक्तियां होगी ना तो सांप तो सांप है, इंसान भी डसता है, जो मैंने शुरू में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा सारी बातें समझ में आई होगी। और एक ही जुबान पर इस एपिसोड के बाद में आपके दिमाग में होना चाहिए कि बीएल जाटावत जिससे पूछताछ हो उनको बुलाया जाए। और आपने जो इन दोनों को गिरफ्तार किया है, ये जयपुर आने के बाद में किन किन लोगों के संपर्क में आए और उनके कितने कितने इन्होंने काम किए, सबको गिरफ्तार करो। और ये जो 2 कर्मचारी प्रभारी पकड़े गए हैं, इनसे पूछो कि आपने कर्मचारी चयन बोर्ड के किस एलडीसी, यूडीसी, आईए, जूनियर अकाउंटेंट किस किस के काम किए, किस किस के कहने पर किए, और अध्यक्ष साहब को क्या पता रहता था कि नहीं रहता था। ये सारी 3 चीजें तो इनके सामने से आएगी। मैं हनुमान किसान जल्द मिलूंगा नए एपिसोड के साथ। उम्मीद करूंगा कि आप इस लड़ाई में साथ दोगे। धरातल का भी हम प्रयास कर रहे हैं और इस बार बड़ा मगरमच्छ नहीं बचना चाहिए। आप सवाल जवाब नहीं करोगे तो किसी न किसी प्रकार से चीजें दब जाएगी। और आप जिस प्रकार पहले एपिसोड के माध्यम से तुरंत कार्रवाई हुई और आप लोगों ने दिखाया कि प्रदेश का युवा एक है, ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ये मुद्दा है कि ये सिस्टम बदलना चाहिए। और यकीन मानिए कि फर्जीवाड़ा का अंत होने पर है। ये जिसको कहते हैं ना कि साहब ये अंतिम स्टेज आ गई, गला भर गया, अब आप साथ दे दोगे ना तो थोड़ा गर्म है, सारा काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। और हो सकता है राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी डिसीजन हो जाए। पिछले एपिसोड में हमारी मांग थी कि ओएमआर ऑनलाइन हो। आज मैं कह रहा हूं आपकी ओएमआर भी ऑनलाइन, कोई भी किसी की भी ओएमआर देख सकता है जो 2 गुना में जिसका चयन होगा। अब रही बात अन्य मांगे, जब इनसे इन्वेस्टिगेशन और जाटावत से पूछताछ होनी चाहिए। तीसरे एपिसोड में मैं और कई सारी बातें जो पहले एपिसोड में की थी वैसे ही बातें करूंगा थोड़ा सा समय के बाद में। धन्यवाद।